हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त जॉनसन। और आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक का जो अ, नाम बोल से ही बोलना चाहिए, वो है पुनर्जन्म। है ना? एक ऐसी स्टोरी जो सच्ची घटना है और जिसको अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जैसे बड़े अ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइंटिस्ट लोगों ने इसे प्रूव किया। ओके, तो फाइन, ज़्यादा लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं ना। तो आज की जो स्टोरी है वो जो है उत्तर प्रदेश, अपने इंडिया की उत्तर प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है इटावा। इटावा के एक गांव है सरेपुरा। ये जो बात बताने वाला हूँ ये बात है लगभग 1970 से 1972 के बीच की घटना एग्जैक्टली। मतलब वो टाइम पीरियड तो सामने नहीं आया है, लेकिन 1970 से 1972 के बीच की घटना है। तो ऐसा था कि उस समय ज़्यादा गाँव में लोग ज़्यादा रहते थे और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, एजुकेशन नहीं था, है ना? तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। लोग ज़्यादातर गाँव में रहते थे और अपने जीविका चलाने के लिए, है ना, घर से बाहर शहरों में जाया करते थे। तो ये जो घटना है, सरेपुरा में एक परिवार रहता था। वो ठाकुर का परिवार था। उस ठाकुर के परिवार में 3 लोग थे, पति, पत्नी और उसकी एक छोटी सी बच्ची। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा जो थी मतलब गरीब परिवार से थी, 3 लोग का परिवार। और जब वो छोटी थी, लगभग 5 साल की, तभी उसकी मम्मी का अचानक तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो जाता है। जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब होता है तो लड़की एक अपने को खुद से किस तरह से पालती है, खुद को समझती है और धीरे-धीरे टाइम बीतता है। लेकिन उसके मन बहुत उदास रह जाता है, बहुत परेशान रहती है, वो तकलीफ़ में रहती है। उसके पिताजी तो थे, वो अपनी जीविका चलाने के लिए शहरों में चले जाते थे काम करने के लिए, जिससे कुछ पैसे मिलते थे, उसको अपनी बेटी के लिए भेजते थे। तो गाँव में रहकर अकेली रहती थी वो। देन 6-7 साल तक की उम्र में, लगभग 2-3 साल वो अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। बहुत अकेलापन महसूस होता था उसे, किसी से बातचीत नहीं होती थी। देन उसके एक दूर के कज़न जो थे, उन्होंने उसको पाला, पोसा, बड़ा किया। और लेकिन उसके मन में, सुमित्रा के मन में जो था, एक अकेलापन, प्यार की कमी, और ये चीज़ हमेशा उसको सताया करती थी क्योंकि अब बचपन में मम्मी को खो देना, पापा से दूर रहना, तो उसका अपना कोई नहीं था। जब वो लगभग 13-14 साल की हुई, तो उसके जो ताऊ थे, उन्होंने उसकी शादी पास ही के गाँव में, ज़्यादा दूर नहीं, 30 किलोमीटर की दूरी पर उसकी शादी एक जगदीश नाम के पुरुष से उसकी शादी करवा दी जाती है। और जब जगदीश से उसकी शादी हुई तो सुमित्रा को लगने लगा कि नहीं, अब मैं खुश हो सकती हूँ, मेरा पति मिल गया मुझे और इसके साथ मैं अपनी जीविका अच्छे से चला सकती हूँ। देन कुछ समय के बाद, जैसे आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लोग गाँव से शहरों की ओर जाते थे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उसका पति जगदीश भी जो था, वो शहर चला जाता है काम करने के लिए। कुछ समय बाद, लगभग 1 से 2 साल के बाद, जब सुमित्रा 15 साल की होती है, तो उसका एक बेटा जन्म होता है, बेटे को जन्म देती है। तब उसको लगने लगा कि नहीं, अब मैं कंप्लीटली खुश हूँ। और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसके साथ में खेलना, कूदना, हँसना, और अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि दिन भर वो अपने बच्चे को सीने से ला कर रखती थी। अपने घरेलू काम काज करने के बाद दिन भर अपने बच्चे के साथ खेलती, क्योंकि उसके परिवार में पति तो बाहर चले गए थे। अब अपनी पत्नी, सॉरी, सुमित्रा और अपने बच्चे 2 ही लोग आपस में खूब मजाक मस्ती करते थे। हालांकि बच्चा छोटा था, लेकिन सुमित्रा उससे मन से बात करती थी और इसी तरह दिन आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, उस समय क्या था कि पानी वगैरह पीने के लिए भी लोग बाहर से लाया करते थे, कुआं हुआ करता था। तो
एक बार सुमित्रा जो है ऐसे ही अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने जाती है। पानी कुएं से भरकर जब वो ला रही होती है तो अचानक सुमित्रा खड़े हो जाती है। खड़े होने के बाद उसके जो हाथ थे वो एक हाथ सीधा ऐसे ऊपर, एक हाथ में बच्चा, और अचानक एकदम स्टेचू जैसे पोजीशन में आ जाती है। उसकी जो आंखों की जो दीदा होती है या बोले ये रेटिना जो होती है वो गोल गोल घूमने लगती है। ठंड में जैसे दांत खटखटाते हैं वैसे खटखटाने लगती है और खूब लंबी लंबी सांस लेती है। और उसके हाथ से जो सिर में जो उसका जो पानी का जो बर्तन था, मटका था, वो नीचे गिर जाता है और वो लंबी लंबी सांस लेती है और हाथ ऊपर, अंगुली पूरे हाथों के जो फिंगर वैसे टेढ़े हो जाते हैं, परेशान, और अचानक लंबी लंबी सांस लेती है। उसकी जो सहेली आती है उसको देख के डर जाते हैं सब लोग, और उसको देख के सब लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। कुछ लोग उस आवाज़ की सहेलियाँ जो थी आवाज़ भी देती हैं, सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा को कुछ पता नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं। लगभग ये सिस्टम, ये जो प्रोसेस था लगभग 5 मिनट का था और 5 मिनट बाद अचानक सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है। जब नॉर्मल जब होती है तो देखती है कि बच्चा मेरा रो रहा है, पानी का बर्तन नीचे गिरा हुआ है, सहेलियाँ उसे देख रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। जब अपने सहेलियों से पूछती है तो सहेलियाँ भी घबरा जाती है, उसको कुछ नहीं बताती है। उसके बाद अपने बर्तन उठाती है, बर्तन उठाने के बाद में फिर वापस पानी भरने वापस चला जाती है, वहाँ से पानी भरकर वापस आती है। तब तक इस ये बातें सहेलियों से जरिए एक दूसरे के मतलब आज गांव में पूरी तरह फैल चुका था कि सुमित्रा को ऐसा ऐसा हुआ था और उसको दांत खटखटा रहे थे, आंखों की दीदा घूम रही थी, अंगुली पीछे हो गए थे, तो सब लोग डर जाते हैं। और ये प्रोसेस ऐसे, ये घटनाएं उसके साथ में आम बात हो गई थी। महीना में 1 बार 2 बार ये चीज़ें होती रहती थी। अक्सर सहेलियाँ इस बात को लेकर डर जाती थी, परेशान रहती थी। तो एक बार कुछ दिन बाद उसके पति को वापस बुलाया कि तुम आ जाओ, आपका बेटा बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये घटनाएं आपके बेटे के साथ में हो और आपको बेटा को भी कहीं ये मतलब कुछ कर ना दे। तो उसका पति जो शहर में था वहाँ से वापस आ जाता है और अपने परिवार के साथ गांव में निवास करने लगता है। एक दिन अचानक फिर घर के बाहर अपने बच्चे को जब खिला रही थी शाम के समय में, अचानक फिर वैसे ही होता है, सीधे खड़े हो जाती है, एक हाथ ऊपर, अंगुली पीछे, खटखटाने की आवाज़, लंबी लंबी सांस। इसको देखकर पति पूर्ण से डर जाता है, बहुत डर जाता है, परिवार वाले डर जाते हैं। हालांकि इस रूप उसके पति ने उसको पहली बार देखा था। आनन फानन में उसके पति वैद्य को बुलाने जाते हैं, वैद्य को बुला के लाया जाता है, लेकिन ये घटना जो सिर्फ ये जो प्रोसेस होता था सिर्फ 5 मिनट की प्रोसेस होता था। उसके बाद सुमित्रा एकदम नॉर्मल हो जाती थी। जब वैद्य जी आए, उन्होंने सुमित्रा को देखा, चेक किया, उसकी नब्ज वगैरह चेक किया और उन्होंने देखा कि सुमित्रा एकदम नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं हुआ है। वैद्य उनको बोलते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो एकदम ठीक है, आप परेशानी होने लगे, कोई कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ों को उसके माता पिता, उसके सास ससुर, उसके पति जो देख के बहुत घबरा से गए थे। एक बार हमेशा की तरह वो फिर से पानी लेने जाती है। पानी लेने के आने के बाद में अपने काम दैनिक कार्य करती है। एक दिन शाम के समय वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, तो वो
मतलब घर के चौखट पे खड़ी थी, तभी उसकी एक सहेली वहाँ से गुजरी रास्ते से। उसको जब गुजरी तो उन्होंने उसको बुलाया, आपस में बात करने लगे। जब बात करते लगे तो फिर ये घटना शुरू हुई। अच्छा, जब भी उसको कुछ ऐसा होता था, जो स्टेचू मूर्य से बन जाती थी, तभी कुछ बोलती नहीं थी सुमित्रा, जो कुछ बोलती नहीं थी और उसको कुछ मालूम ही नहीं होता था। लेकिन उस दिन जब शाम को अपनी सहेली के सामने फिर वही रूप देखने को मिला, एक हाथ ऊपर, लंबी लंबी श्वास, खटखटाने की आवाज, आंखों की दीदा घूमने लगी। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि सुमित्रा के मुंह से आवाज निकली, और आवाज ऐसी कि उसने कहा कि आज के ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ये वाली बात सुनने के बाद वहाँ उसके पति, उसके सास ससुर, उसकी सहेली स्तब्ध रह गए। और इसी बीच जब सुमित्रा को होश आता है तो उसके चारों ओर देखती है कौन कौन है, क्या क्या हुआ, लेकिन उसको इतना तो मालूम था कि कुछ होता है। तो उसके पति ने शाम को उससे पूछा कि तुमको मालूम है तुमने क्या कहा? तो उसकी पत्नी बोलती नहीं। तो पति बोलते जाने दो। तो पत्नी बोलती कि नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। तब पति बोलता है कि तुमने कहा कि 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। यह बात सुन के सुमित्रा एकदम परेशान हो जाती है, लेकिन वो बोलती क्या है कि नहीं, मैं नहीं मर सकती, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरे सास ससुर है, मैं नहीं मर सकती। 3 दिन का जो समय दिया गया था, वो 3 दिन को तय करती कि आज के दिन में कुछ भी काम नहीं करूँगी, पानी लेने नहीं जाऊँगी, आग के पास से दूर रहूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी, किसी पत्थर के नीचे नहीं रहूँगी, पेड़ के नीचे नहीं रहूँगी, किसी ऐसी जगह रहूँगी जहाँ पर मेरे को कुछ नहीं हो सकता। जंगल में नहीं जाऊँगी, जहाँ मेरे को ऐसे खतरा हो सकता वहाँ कहीं नहीं जाऊँगी। अचानक शाम को तीसरे दिन घर के अंदर एकदम मूर्ति की तरह खड़े हो जाती है, लेकिन इस बार उल्टा था। खटखटाने की आवाज़ नहीं, आंखों की दीदा इधर उधर नहीं, हाथ ऊपर नहीं, अंगुली पीछे नहीं, लेकिन स्टेचू बन गई वो। घर वालों ने उसको हिलाया डुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आनन फानन में वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत जब घोषित कर दिया तो उसके पति रोने धोने लगा। अच्छा, ये बात सन 1985 की है। 1985 के दिन की घटना। पूरा गांव, हालांकि सुमित्रा का व्यवहार बहुत अच्छा था, गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उस दिन ऐसी जब घटना हुई तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लोग डरने लगे, पूरा गांव में डर का माहौल। जैसे वो पिक्चर में कहते हैं ना कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उस गांव में कहते थे कि बेटा सो जा, नहीं तो सुमित्रा आ जाएगी। सुमित्रा के नाम से बच्चों को डराया जाता था। पति बोला कि जो होना था वो हो गया, इनका क्रियाक्रम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए। हालांकि वो सुहागन थी, इसीलिए उसके परिवार वाले तय करते हैं कि इसको अच्छी रीति रिवाज से उसी दिन शाम को यह क्रियाक्रम, जो दाह संस्कार था, वो कर दिया जाए। गांव की औरतों को बुलाया जाता है, उनको नहलाया धुलाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। तभी एक महिला जो है वो अंदर से दौड़ कर आती है, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। उसके बाद दूसरी आती है, देन तीसरी आती है। गांव वाले स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर हुआ कैसी, कौन सी घटना हुई जो इतनी औरतें जो सुमित्रा को तैयार कर रही थी दाह संस्कार के लिए, वैसे भाग के आ रही हैं। तभी पता चलता है कि सुमित्रा की आंखें खुल गई है। जब उसका पति अंदर जाकर देखता है, खुशी से पागल हो जाता है। देन गांव वाले जाते हैं, वैद्य जाते हैं, वैद्य बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं था। अंदर जाने के बाद में पति खुशी से अपनी पत्नी को जैसे ही गले लगाता है, सुमित्रा उससे खूब जोर से धक्का मारती है, बोलती कौन हो तुम? तब उसके बच्चे को लाया जाता है उसके सामने। सुमित्रा फिर बोलती है बच्चा कौन है? माँ बाप को बुलाया जाता है, बोलती ये लोग कौन है? सुमित्रा पूर्ण रूप से बदल चुकी थी, उसका व्यवहारिक पूरा चेंज हो गया था। देन वैद्य
सर जब पूछा गया तो वैद बोलते हैं कि हो सकता है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, कुछ दिन आराम करने दीजिए इसको। कुछ समय बाद सुमित्रा का नेचर जो है एकदम पूरी तरह से चेंज, उसको पुराना कुछ भी याद नहीं। तभी उसके घर वाले परेशान खूब। लेकिन इसमें एक परिवर्तन था, ये पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये लेटर लिखना शुरू की। जब लेटर लिखती थी और अपने पति को हमेशा बोलती थी कि पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ से अंतरदेशी लेके आओ। अंतरदेशी जो होता है एक खत लिखने का एक पेज होता था, तो उसको लेके आओ। और जो चिट्ठी वो लिखती थी हमेशा उसको पोस्ट करने को कहती थी। 3 महीने का समय यूं ही बीत गया। आज भी अपने पति को अपने करीब आने नहीं देती थी, अपने बच्चे को गोद नहीं लेती थी, प्यार नहीं करती थी। 3 महीने बाद अचानक वहाँ से एक अनजान पुरुष आते हैं और गांव में खोजते खोजते पूछते हैं, उस गांव में जो उसका गांव था सरीपुरा, वहाँ पूछते क्या यहाँ पर कोई कोई महिला रहती है क्या जिसका व्यवहार अलग हो, कुछ ऐसा। तभी गाँव वाले बोलते हैं कि हाँ एक महिला है। तो लोग उस व्यक्ति को सुमित्रा घर ले जाते हैं। जब उसका पति जगदीश घर से बाहर निकलता है उस आदमी से मिलने के लिए, तो बोलता है कि मैं रामसिया त्रिपाठी हूँ और मैं लेक्चरर पद पर हूँ, और मेरे पास जो है 3 महीने से लगातार ये जो है खत आ रहा है, ये कौन है। तब बात करते हैं रामसिया त्रिपाठी सुमित्रा के पति जगदीश से। ये नाम सुनकर सुमित्रा दौड़ दौड़ी चले आती है और आने के बाद एकदम रामसिया त्रिपाठी से चिपक जाती है, गले लग जाती है और बोलती है पापा पापा। रामसिया त्रिपाठी सुमित्रा को गले लग के देखते हुए अचरज पड़ जाते हैं, उसको अलग करते हैं, उसके पति उसको अलग करते हैं। गांव वाले बोलते हैं क्या हो रहा है, इसको अलग करते हैं। रामसिया त्रिपाठी बोलते हैं कि आप हैं कौन। तभी सुमित्रा बोलती है कि मैं आपकी बेटी शिवा। और चौंक जाते हैं। तो बोलती कि आप मुझे पापा कैसे बोली, तो बोलती कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ, शिवा हूँ, आप मेरी हैंड राइटिंग नहीं पहचानते हैं क्या। तभी रामसिंह दीक्षित जो है अपने साथ एक एल्बम लेके आए थे, उसमें कई शादी की फोटोज पहले भी एल्बम हुआ करती थी। तो उस बोलती कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, आप मेरे पापा हैं, ये मेरा देवर है, ये मेरी देवरानी है। तभी एक उसमें एक ऐसी फोटो थी जिस पर आके वो रुक जाती है और लंबी लंबी सांस लेती है, घबरा जाती है। राम से दीक्षित बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, आप रुक क्यों गई। तभी वो बोलती क्या है कि ये मेरी ननंद है जिसने मुझे मेरे सिर पे पत्थर रखकर मारकर मुझे मार डाला। इतनी बात सुनकर रामसिंह त्रिपाठी चौंक जाते हैं और जो सुमित्रा थी उसको गले लगाते हैं, बोलते हैं हाँ ये घटना सही है। फिर रामसिंह त्रिपाठी अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम शिवा था, मैंने उसका परिवार एक ऐसे परिवार में शादी किया जो अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था। लेकिन शिवा जो थी वो पढ़ी लिखी थी और यही पढ़ना लिखना ही उसकी मौतिगण बनी। उसकी ननंद को जो था इसका पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं था, सब उसकी तारीफ करते थे, यही वजह थी गुस्से में उसने उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं करने की वजह उसको सिर पे पत्थर रख कर मार डालती है। जब इतना सुनने के बाद में रामसिंह त्रिपाठी शिवा या सुमित्रा को लेकर अपने घर चले जाते हैं, वो आप लोग के परिवार वालों से मिलते हैं, वो सबको पहचान जाती है। जब खबर सरीपुरा से बाहर निकलती है, आसपास के क्षेत्रों में मीडिया पत्रकारों के पास पहुंचते वक्त जैसे ही वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका तक ये वाली बात पहुंचती है, तो अमेरिका के जो प्रोफेसर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो वहाँ से कुछ लोग जहाज़ से, कुछ लोग फ्लाइट से सीधे इंडिया आ जाते हैं।
और सीधे इटावा के सरीपुरा गांव में। वहाँ वो लोग गांव वालों से मिलते हैं, उनके पति से जगदीश से मिलते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और सभी तरह की तहकीकात की जाती है। अलग अलग अकेले अकेले पे पूछताछ की जाती है और फाइनली अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो इस बात को लेके फाइनल हो जाते हैं कि नहीं, ये वाली बात सच है और इनका सच में पुनर्जन्म हुआ है। आज भी अगर आप इनके परिवार से मिलना चाहते हैं तो आप उस गांव में जा सकते हैं। हालांकि अब सुमित्रा जो है 1998 में उनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और उसके 2 साल बाद 2000 में उनके पति जगदीश की मृत्यु हो जाती है। सुमित्रा ने अपने जो बेटा था उसका जगदीश से, उसको, अपने पति को और जो पिछले जन्म में उसको 2 बच्चे थे, उनका नाम था रिंकू और टिंकू, उसके पुराने पति छेदीलाल से। उन दोनों बच्चों को अपना लेती है और वो दोनों, उसके तीनों बच्चे आज भी जिंदा हैं। और ये घटना साइंटिफिकली प्रूफ है, इटावा की घटना है। तो ये रही आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियोस में कुछ चीज़ें अगर पसंद नहीं आई होगी तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि ये मेरा बिगिनर्स हूँ, मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ, ये बोल सकते हैं, एक सच्ची स्टोरी, ज्ञान और एजुकेशन के लिए। तो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।